अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें से आपको बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक एक MCQ आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर का आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया? तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। अब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े का टॉपिक है ये, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये इमर्जिंग फील्ड है, उभरती हुई फील्ड है साइंस की। ठीक हो गया? अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी नाम से आपको पता लग रहा है क्या है। बायो का क्या मतलब होता है, मुझे खुद बताएं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी आप पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी क्या होती है? लिविंग थिंग्स की स्टडी। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया? या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसानियत के फ़ायदे के लिए। ठीक हो गया? आप देखेंगे यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक हो गया? आप देखेंगे हम बैक्टीरिया को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एल्गी आ जाते हैं, आपके पौधे आ जाते हैं। ठीक हो गया? तो इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? हमारी फ़ायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक हो गया? हमारे लिए देखना इनसे कितनी कमाल की प्रोडक्ट्स बनती हैं और हम उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक हो गया? ताकि उनसे ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ जिनसे हमारा फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें आपने पढ़ी हुई है पीछे एक डिजीज़। मैं कोई नई बात नहीं करूँगी, पिछली बात ही करूँगी। याद है आपको, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में एक डिजीज़ पढ़ी थी पेनक्रियाज वाले टॉपिक में, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस में मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, मुझे आप खुद बताएं, याद करें कि जो हमारा पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे से आइलेट ऑफ लैंगरहैन थे। इन आइलेट ऑफ लैंगरहैन के अंदर, याद करें, आपको मैंने बताया था सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ऐसे हुआ था ना, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद थे। उन सेल्स ने इंसुलिन बनानी थी। ठीक हो गया? वो सेल इंसुलिन बनाते थे। अब क्या हुआ था, डायबिटीज़ मेलाइटस की भी 2 टाइप थी। टाइप 1 की मैं बात करूँगी। ठीक हो गया? टाइप 1 में ये हुआ था कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था उसने बाय मिस्टेक, गलती से आपके जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे उनको जाके तबाह कर दिया था। अब जब वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, डैमेज हो गए थे, वो इंसुलिन नहीं बनाएंगे, कोई इंसुलिन अब प्रोड्यूस नहीं होगी। अब खुद ही सोचें, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, इंसुलिन ने क्या काम करना था? इंसुलिन ने ना, आपका ये ब्लड है और ब्लड के अंदर खूबसूरत से आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे। ऐसे ही था ना, ब्लड के अंदर अपना खाना खाया तो ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज गया है। याद है आपको, चैप्टर नंबर 1 में हमने ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाला था एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ चुका है। अब इस ग्लूकोज को आपने सेल्स के अंदर भेजना है। क्यों? ये आपके बॉडी के सेल्स हैं। ठीक हो गया? आपके बॉडी के सेल्स ऐसे डायरेक्टली ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्लूकोज के कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, वो सेल्स के अंदर मौजूद होने चाहिए। वो कौन बनाएगा? वो इंसुलिन बनाएगा। अगर इंसुलिन होता तो इंसुलिन ने जाना था, जाके उन सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज चैनल्स, ग्लूकोज रास्ते बना देने थे और उस ग्लूकोज को फिर सेल के अंदर एंटर करवा देना था। अब क्या हुआ? अब इंसुलिन ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं होगा तो ये रास्ते, ये चैनल नहीं बनेंगे। सपोज़ कर लो यहाँ पे मैं ऐसे सेल्स बना रही हूँ जिनके अंदर यहाँ पे इंसुलिन नहीं आया। जब इंसुलिन नहीं आया तो जो ग्लूकोज के रास्ते थे, जो चैनल्स थे, ये नहीं बने। जब नहीं बनेंगे, दरवाज़ा ही नहीं होगा, आप कहीं जाएंगे, कहीं दरवाजे नहीं आपको नज़र आ रहा, तो आप उस चीज़ के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं? कोई एक बड़ी, मान लो गार है, कोई एक बड़ा हॉल है, उस दरवाजे नहीं आपको मिल रहा, तो आप कैसे दरवाजे के बगैर उस चीज़ के अंदर एंटर कर सकेंगे? नहीं जा सकेंगे ना। तो इस तरह ग्लूकोज भी सेल के अंदर कैसे जा सकेगा? जब उसको दरवाज़ा ही नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज भी सेल के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रहना शुरू हो जाता है और ब्लड के अंदर फिर आपका ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को तो शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ठीक हो गया? ये कहानी थी हमारी शुगर की। अब ना, क्या ये जो पेशेंट है बेचारा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेशेंट है बेचारा, क्या इसको ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं है? मतलब बेचारे का पेनक्रियाज अगर ख़राब हो गया है, इंसुलिन नहीं बना रहा, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसके अंदर इंसुलिन डाल दें, इसको इंसुलिन बाहर से दे दें? तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचना शुरू किया। ठीक हो गया? फिर साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी को, मतलब फिर बायोटेक्नोलॉजी का रोल अमल में आया। बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उनसे इंसुलिन बनाएंगे
और उस इंसुलिन को फिर इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ये जो डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है जिसको शुगर हुई है, उसको फिर इंसुलिन डाल देंगे। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि अगर इसको इंसुलिन ना दी तो इवन इसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि हाई शुगर बहुत ख़तरनाक होती है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाए ना, पढ़ा हुआ है आपने, ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल आपके एंडोथेलियल सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, प्लेक बनना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब प्लेक बनेगा तो ब्लड फ्लो नहीं जाएगा उस ऑर्गन की तरफ। सपोज कर लो ये हार्ट की ब्लड वेसल है, हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, हार्ट के सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इवन ब्रेन की तरफ ब्लड ना जाए तो पेशेंट के ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो पेशेंट को फालज हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है शुगर। ठीक हो गया? तो ये जो शुगर, इवन शुगर गुर्दों को पड़ती है। ठीक है? बंदे के गुर्दे फेल हो जाते हैं हाई शुगर की वजह से। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन देना बहुत ज़रूरी है। तो इंसुलिन देने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन देने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम इंसुलिन बनाएंगे और वो इंसुलिन इस बंदे के अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया? ये बायोटेक्नोलॉजी है। अभी आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें इंसुलिन बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। हमने बैक्टीरिया को लेना है और बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनानी है और उस इंसुलिन फिर वो इंसुलिन जो है वो शुगर के मरीज़ों को देंगे और उनकी जान बचाएंगे। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। देखें कितना कमाल का काम है। आगे कैसे उन्होंने इंसुलिन बनानी है, सारा काम कैसे चलना है, अभी हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया है। इसी तरीके से जी स्टूडेंट्स, आपने बैक्टीरिया को हमेशा बुरा नहीं समझना। बैक्टीरिया देखना, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करके इतनी इससे चीज़ें बनवाएंगे फ़ायदेमंद चीज़ें। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल, क्या आपको पता है कि आपकी इर्द गिर्द भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है? आपके घर में होता है। कहाँ पे होता है? याद है आपकी मदर दही बनाती है, कर्ड या योगर्ट। दही कैसे बनती है आप मुझे बताएं। हल्का सा पहले गर्म दूध कर लिया जाता है। ठीक हो गया? ये जो गर्म दूध है फिर इसके अंदर ना थोड़ी सी जाग डाली जाती है। अब उसको हमारी ज़ुबान में तो जाग कहते हैं, ये जाग कह लें, या पहले से पड़ा हुआ थोड़ा सा दही जो होता है ना वो डाल दिया जाता है। जब इसके अंदर वो जो पहले से पड़ा हुआ दही डाला है ना, एक्चुअली वो जो जाग थी, वो जो पहले से पड़ा हुआ थोड़ा सा दही था, उस दही के अंदर बैक्टीरिया थे। ठीक हो गया? अब जब क्योंकि वो डालते हैं तो दही बनती है, अब जब वो डालेंगे ना तो उसके अंदर बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया दूध में जाएंगे, जाके आपको पता है दूध के अंदर एक लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर। ठीक हो गया? बैक्टीरिया ने इसके ऊपर एक्ट करना है और लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देना है लैक्टिक एसिड के अंदर। वो किसने किया? बैक्टीरिया ने। और यही तो हमारी दही है, लैक्टिक एसिड। ठीक हो गया? फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी वो जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है और दही बन जाती है। तो ये जो दही बनने का अमल है ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें भी तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया हैं उनको इस्तेमाल किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, दही बनाई उनसे। ठीक है? हम फूड बनाई और इस फूड को फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस इवन कई सदियों से चलता आ रहा है। इसी तरीके से पुराने वक्तों के लोग ना वो बनाते थे वाइन वगैरह, शराब वगैरह, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से बनती थी। ठीक हो गया? जी स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक न्यू ब्रांच है बायोलॉजी की, उभरती हुई ब्रांच है। ठीक है? इसमें करते क्या है, हमने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करना है, उनको मैनिपुलेट करना है, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? एट मोलिकुलर लेवल एंड सेलुलर लेवल। इसका मतलब है कि हम सेल्स को इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस में, और सेल्स के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, उस डीएनए मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे। ये मैं अभी आपको डिटेल में सारा आगे समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? करेंगे क्या, एक्चुअली हल्का सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इंसुलिन बनानी है तो मैं ना ह्यूमन का सेल निकाल लूँगी। ठीक हो गया? मैं ह्यूमन का सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। ठीक हो गया? वो अब आजकल ना साइंटिस्ट को सब कुछ पता लग गया है कि कौन सी जीन क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ मौजूद है। तो मैं एक क्रोमोसोम बाई निकालूंगी। आपको पता है पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन 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 सारी जीन ही है ना, ऐसे करके, क्योंकि क्रोमोसोम सारा किससे मिलकर बना हुआ है? पिछले चैप्टर में इनहेरिटेंस में हमने डिटेल में पढ़ा है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। ये सारा डीएनए से मिलकर बना हुआ है, और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को ही तो जीन कहते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो सपोज कर लो यहाँ पे वो जीन लगी हुई है जो इंसुलिन जीन है, जिससे इंसुलिन बनती है। इंसुलिन कैसे बनती होगी? ये जीन जो है उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, वही पीछे जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन का, मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा जिसमें मैसेंजर आरएनए से इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। ठीक हो गया? तो ये हमने इंसुलिन प्रोटीन बना ली। अब ये जो इंसुलिन प्रोटीन है ना, इस तरीके से
सेल्स जो है ना, ये जो पेनक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो इस तरीके से इंसुलिन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने ना ये वाला जो छोटा सा जीन है यहाँ से काट लेना है। इस जीन को काट लिया, निकाल के मैंने इसको बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर ना मैंने इस जीन को डाल देना है। ठीक हो गया। बैक्टीरिया का ये DNA होता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। बैक्टीरिया का थोड़ा सा DNA कट कर देना है और उसका DNA कट करके अपने ये वाली जो खूबसूरत सी जीन है ना, ये जीन, ठीक है, इसके साथ लगा देनी, कट करके इसके साथ लगा दी। अब जब ये इसके साथ लगा दी, जब ये बैक्टीरिया जो है ना 20 मिनट के बाद 2 में डिवाइड होता है। 20 मिनट के बाद इसने अपने 2 बच्चे बनाने होते हैं। ठीक हो गया। जब ये 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा तो 2 इस तरह करके जब अपने डॉटर सेल बनाएगा तो उनके अंदर भी इसने ये वाला DNA देना है, तो ये इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड किया, इसने अपने 2 डॉटर सेल बनाए। जब 2 डॉटर सेल बनाए तो इसने वो वाला जो जीन है, इंसुलिन मेरा जीन, वो अपने उन दोनों बच्चों में भी भेज दिया। अब जब वो उनमें भी चला गया तो इस तरीके से ये जो इंसुलिन जीन जब बैक्टीरिया में आ गया है तो यहाँ पे भी ये जीन यही काम करेगा। इस जीन से मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर RNA से इंसुलिन प्रोटीन बनेगी, बिल्कुल यही वाला काम। तो इस तरह इंसुलिन प्रोटीन इसके अंदर बनती जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम होगा। ये जीन है ना, तो जीन से मैसेंजर RNA बनता है, जीन DNA है ना, और मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया भर भर के इंसुलिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब ये बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद, अब इसका टाइम आ गया है, इसने डिवाइड हो जाना है और इसने अपने 2 डॉटर सेल बना देने हैं, 2 बच्चे बना देने हैं, तो उनमें भी इसी तरीके से ये आगे ट्रांसफ़र करता जाएगा। तो मुझे खुद ही बताएं कितने ज़्यादा इंसुलिन मॉलिक्यूल आपको मिलते जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया के अंदर आपने सिर्फ वो छोटी सी जीन डाली थी और कितने ज़्यादा इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते जा रहे हैं। तो उन इंसुलिन को फिर हम इंजेक्शन में भर लेते हैं और उस इंजेक्शन को हम पेशेंट को लगा देंगे। ठीक हो गया। तो इस डायबिटिक पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ हुई है, तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे काम किया है। मॉलिक्यूल मतलब DNA मॉलिक्यूल, ये जीन जो है ये DNA है ना, तो DNA मॉलिक्यूल और सेलुलर लेवल पर, सेल के लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। मैंने सेल के अंदर से वो जो DNA है उसको बाहर निकाला, बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। तो इस तरह सेलुलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रहा है। मकसद क्या है? टू गेट सर्विसेज, ताकि ऐसी चीज़ें बने जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम करें। जिस तरह की इंसुलिन बनी, उसको इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, डायबिटिक लोगों को लगाया जा रहा है। ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो बेनिफिशियल टू द ह्यूमन वेलफेयर, जो इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आगे आपने देखना है पूरे चैप्टर में इतनी कमाल की प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे ना। मिसाल के तौर पर जुगनू है, ठीक है, हल्की सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जुगनू जो है चमकता है, आपको पता है। हमने जुगनू की जो जीन है ना, जैसे बात है, जुगनू चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसके DNA के अंदर जुगनू है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल पे मुश्तमिल है, ऐसे ही है ना। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है DNA पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली DNA के अंदर एक जीन पड़ी हुई है। ठीक है। वो जीन क्या करती है? मान लो ये जीन है, ये जीन क्या करती है? ये जीन मैसेंजर RNA बनाती है और मैसेंजर RNA से फिर प्रोटीन बनती है। ऐसी प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से जुगनू चमकता है। तो मैंने वो जीन निकाल ली। जब मैं वो जीन निकाल के पौधों में लगा दूंगी, पौधों में डाल दूंगी, तो मेरा वो पौधे के अंदर भी वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और वो पौधे भी चमकने शुरू हो जाएंगे। तो आप सड़क किनारे वो पौधे लगा दो चमकने वाले, तो कितने खूबसूरत लगेंगे। आजकल जिस तरह ये इस्तेमाल हो रहा है, सड़क किनारे आपको ऐसे पौधे नज़र आ रहे होते हैं जो चमक रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो एक्चुअली इस तरीके से उन्होंने उनको बना लिया है। देखिए कितना कमाल का प्रोसेस है। ठीक हो गया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ। तो ये फील्ड जो होता है आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे देगा ना। कहाँ पे? ह्यूमन हेल्थ में इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, हमने इंसुलिन बनाई है। हम इसकी मदद से दवाइयाँ बना रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। ठीक हो गया। ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो इंसानियत की जान बचाती हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? हमने ऐसी ऐसी फसलें बना ली हैं कि उन फसलों से एक तो पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा वो फसलें डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखती हैं। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ऐसी जीन डाल दी उस क्रॉप के अंदर, उस फसल के अंदर, कि उस ऐसी जीन कि वो फसल जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गई है, वो बीमारियों से लड़ना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में बड़ा बायोटेक्नोलॉजी का रोल है।
जिस तरह फूड इंडस्ट्री में हम पनीर बना रहे हैं, इसके अलावा हम दही बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इन्वायरमेंट, इवन माहौल को साफ़ करने में बायोटेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? हमने ऐसे बैक्टीरिया बना लिए हैं जो आपके माहौल को साफ़ रखते हैं, ठीक हो गया। ऐसी फंजाई बना ली है, ऐसी एलजी बना ली है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि इस तरीके से वी विल स्टडी द बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके यूज़फुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वो कर लेनी है, डेफिनेशन कर लेनी है। डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी आपको आ सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक हो गया। एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी, मैंने आपको बताया। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख दें योगर्ट फॉर्मेशन लिख दें। आपको पता है दही, मैंने अभी आपको दही की एग्जांपल दी, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से इंसुलिन प्रोडक्शन लिख दें, आजकल जो हो रही है काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन, वो भी इसी तरीके से हो रही है। तो बेतहाशा इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एग्जांपल आपने बेशक एक लिखनी ज़रूर है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में वो ये कह रहे हैं कि 1919 में एक साइंटिस्ट था, हंगेरियन इंजीनियर, मतलब वो हंगेरिया कंट्री का रहने वाला था, इंजीनियर था, ठीक है, बाय प्रोफेशन। उसका नाम था कैरल एरिकी, ये आपने याद रखना है। इसने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी ना वो इंट्रोड्यूस कराई थी। मतलब सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ था बायोटेक्नोलॉजी, वो किसने दिया था? कैरल एरिकी, ये साइंटिस्ट था, इसने दिया था। अब वो कहते हैं कि इट में भी डिफाइंड एज, बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना, लिविंग सेल्स को इस्तेमाल करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर लेना टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या ऐसे प्रोसेसेस बनाने के लिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिनको ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कुछ भी नहीं है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना या लिविंग सेल्स को इस्तेमाल कर लो और उनको इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें बना लो जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम आए, ये बायोटेक्नोलॉजी है। अब वो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो? आप ना इवन हेरिडिटेरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड। इवन ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटेरी करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, हेरिडिटेरी करैक्टरिस्टिक वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ठीक हो गया। आप उनको भी तब्दील कर सकते हो। जिस तरह मान लो मेरा आई कलर ब्लैक है, तो मेरा आई कलर जो होता है ना, वो अगर ब्लू करना चाहते हो तो ब्लू भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि आपको पता है कि आपका हर करैक्टर जो होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, ऐसे करके डीएनए है ना, और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जीन कहते हैं। उन जीन्स ने आपके सारे करैक्टर को कंट्रोल करना है। मान लो ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये तीसरी जीन है, ठीक हो गया। सपोज कर लो ये वाली जो जीन है ये कंट्रोल कर रही है मेरे आई कलर को, ठीक हो गया। तो अगर आप इस जीन को ही बदल दो, ठीक है। अब साइंटिस्ट को इवन पता लग गया है क्या कि कितने क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम तो पता ही है आपको 46 है। क्रोमोसोम के ऊपर कितनी जीन है और कौन सी जीन कहाँ पे लगी हुई है। आई कलर की जीन यहाँ पे है, हेयर कलर की जीन यहाँ पे है, हाइट की जीन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हर चीज़ अब साइंटिस्ट ने ना फाइंड आउट कर ली है। तो ये आप क्या करो, अगर मेरा आई कलर चेंज करना है ना, तो मेरा आई कलर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है उस जीन को बदल दो। जब वो जीन बदल दी जाएगी तो मेरा आई कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इवन जो हेरिडिटेरी करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म की, आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। क्यों? जीन को बदल दो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप क्या कर सकते हो? न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, वो जिनके अंदर डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स हों, आपकी मर्ज़ी की करैक्टरिस्टिक्स हों, आप वो बना सकते हो। जी स्टूडेंट, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म को आप बना सकते हो जिनके अंदर डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स हों। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा एक गुलाब का पौधा बनाना चाहती हूँ जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत होता ही है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, नंबर एक बात। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, कोई बीमारी आके आराम से उस पर हमला ना कर दे, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट हो, कोई कीड़ा मकोड़ा आके उस पर आसानी से हमला ना कर दे। तो मैं ऐसा गुलाब का पौधा बनाना चाहती हूँ जिसमें सारी खसूसियात हों। एक तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, बीमारियों से भी लड़ने वाला हो, पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, और उसकी यील्ड भी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा पैदावार दे, मतलब बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे बनाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ, मैं वो जीन उसके अंदर डाल दूँगी उस गुलाब के पौधे के अंदर जो उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना दे, जो उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपनी पैदावार दे। मैं उसकी जीन बदल दूँगी गुलाब के पौधे की, हो सकता है ना ऐसा। और वो कहता है कि इसको आप बना सकते हो, इवन एक सेल, एक सिंगल सेल लेके बना सकते हो पूरा गुलाब का पौधा, या पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या कोई भी पौधा है उस पौधे का एक पार्ट ले लो। मान लो इतना ज़्यादा स्टेम है तो एक स्टेम का छोटा सा टुकड़ा ले लो,
ठीक हो गया। तो स्टेम का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर या इवन एक छोटा सा सेल लेकर आप पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, एक पूरा नया पौधा बना सकते हो, ठीक। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में करोगे। और बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या करोगे, एनी रिक्वायर्ड सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपने जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई कर लिया है, जिस तरह मैंने बैक्टीरिया में, मैंने आपको बताया था ना अभी, मैंने बैक्टीरिया में अपनी जीन डाल दी थी, इंसुलिन जीन। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए बैक्टीरिया था, मैंने बैक्टीरिया में अपनी इंसुलिन जीन डाल दी थी, और इसको हम कहते हैं मैंने इस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर लिया, अपने मुताबिक बदल लिया है। तो वही वो कह रहा है कि जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म को आपने मॉडिफाई कर लिया है, उससे आप एनी रिक्वायर्ड सब्सटेंस, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो वो उससे प्रोड्यूस करवा सकते हो। जिस तरह मैंने इस बैक्टीरिया से कहा मेरे लिए इंसुलिन बना दो, तो उस बैक्टीरिया से मैंने इतनी ज़्यादा इंसुलिन बना ली। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप यही काम कर सकते हो। अब वो कहते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो एक तो मैंने आपको बताया वो बायोटेक्नोलॉजी जो कई सालों से चलती आ रही है, जिस तरह दही बनाना, वाइन बनाना, ये तो कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो इमर्ज्ड, वो जाहिर हुई, उभरी कब उभरी, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए इन 1953। क्यों? क्योंकि जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम एक छोटू सा जीन, डीएनए का एक टुकड़ा, पूरा डीएनए का जो छोटू सा टुकड़ा होता है जिसको जीन कहते हैं, उसको काट लेते हैं और उसको काट के बैक्टीरिया में डाल देते हैं, और बैक्टीरिया से कहते हैं अब हमारे लिए ये जो जीन है, ये जो डीएनए है, इससे पहले मैसेंजर आरएनए बनाओ और फिर प्रोटीन बनाओ। तो जो प्रोटीन, मुझे इंसुलिन प्रोटीन चाहिए, मुझे कोई भी प्रोटीन चाहिए, वो मैं बैक्टीरिया से बनवा लेती हूँ। तो वो जो जीन है, वो जो डीएनए का टुकड़ा है, वो काट के मैंने डाला, तभी ये काम हुआ ना। तो जब साइंटिस्ट ने डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर उन्हें पता लग गया ना, उसके बाद ही बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है उसने। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि डीएनए है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको जीन कहते हैं, ये जीन यहाँ लगी हुई है, फिर ही हम उस जीन को निकाल सकेंगे ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ना, ये ज़्यादा उभरी है, इसने ज़्यादा तरक्की की है डीएनए का। कब? 1953 में, क्योंकि 1953 में हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता चल चुका था। क्योंकि आपने पढ़ा है जेम्स और वाटसन क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक हो गया। तो जब हमें डीएनए का पता लग गया तो हमें ये भी पता लग गया, अच्छा डीएनए के ऊपर ये जीन है, अच्छा इंसुलिन जीन यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे ये वाली जीन लगी हुई है, अच्छा चलो ठीक है, इस जीन को हम निकाल लेते हैं, फिर ही हम ये काम कर सकते हैं ना, जब हमें डीएनए का अच्छे तरीके से पता होगा। तो अब वो कह रहा है कि जो टेक्निक हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कौन कौन सी हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करना और उनको अपनी और उनसे ऐसी चीज़ें बनवाना जो इंसानियत के काम आए, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, जो आजकल काम कर रही है, ठीक है। उसमें फर्मेंटेशन एक टेक्निक है, ये हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। एक फर्मेंटेशन टेक्निक आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास बायोलॉजी में, याद है आपको? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था। फर्मेंटेशन दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, और दूसरी अल्कोहल फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल बनती है। तो वही फर्मेंटेशन है, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक हो गया। इसी क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही में होता है, तो जो दही है वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है, और बैक्टीरिया की मदद से हम बैक्टीरिया ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया है। दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अभी हमने डिटेल में आगे जाके ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, जो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिस तरह के ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाई, जी स्टूडेंट्स, ये वाली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई ना, ये वाला जो डीएनए बन गया ना, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें दो डीएनए हैं, एक तो मेरा वाला जो मेरी जीन वाला था, और दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए है। तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस पूरी टेक्निक को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंसानियत की खिदमत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक हो गया। ये भी हमने मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ना है। इसी तरीके से वो कहते हैं सेल कल्चर एक टेक्निक है। सेल कल्चर में हम क्या करते हैं, कोई छोटू सा टुकड़ा ले लेंगे पौधे का, मान लो, ठीक है, पूरा पौधा है, पौधे का मैंने छोटू सा स्टेम ले लिया सिर्फ, इवन पौधे का एक सेल ले लो और उससे हमने मज़ीद एक नया पौधा बना लेना है, ये सेल कल्चर टेक्निक है, ठीक है। जीन, ये भी अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीन एडिटिंग, ये यही वाली टेक्निक को जीन एडिटिंग कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, ये आगे हमने डिटेल में पढ़नी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी वही चीज़ है, और टिश्यू कल्चरिंग, ये भी आगे हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया।
जी स्टूडेंट्स, सेल कल्चर में क्या करेंगे हम ना, एक छोटा सा सिर्फ सेल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, प्लांट का मैंने सिर्फ एक सेल ले लिया, एक छोटा सा सेल, और एक उस सेल से मैंने पूरा पौधा नया बना लेना है। ठीक हो गया, ये सेल कल्चर है। टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, मैं टिश्यू ले लूँगी, सिंपल बात है, पौधे का टिश्यू ले लो। टिश्यू क्या होता है, जो थोड़े सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। तो मैं कोई टिश्यू ले लूँगी और पौधे का, ठीक है, मान लो स्टेम टिश्यू ले लिया, कोई भी टिश्यू ले लूँगी, ठीक है, उस टिश्यू से मैं फिर एक नया पौधा उगा लूँगी। ठीक हो गया, तो ये टिश्यू कल्चरिंग है। टिश्यू कल्चरिंग में आप टिश्यू लेके एक नया इंडिविजुअल बना लोगे, और सेल कल्चर में आप इवन छोटू सा सेल लेके एक पूरा नया इंडिविजुअल बना लोगे। तो ये सारे काम हम बायोटेक्नोलॉजी से करेंगे। अब एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सर आयन विल्मट। ये एक ब्रिटिश अंग्रेज़ एम्ब्रोलॉजिस्ट था। एम्ब्रोलॉजिस्ट पता है ना आपको, जो एम्ब्रोलॉजी पढ़ते हैं उनको एम्ब्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और एम्ब्रोलॉजी आपने 9th क्लास बायोलॉजी में पढ़ी हुई है, जिसमें हम एम्ब्रो को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो शख्स था ना, ये एक रिसर्च ग्रुप 1997 में बनी थी, उसका लीडर था। उस रिसर्च ग्रुप ने क्या किया था, एक ना मैमल प्रोड्यूस किया था। मैमल का नाम था, मतलब एक लैम्प प्रोड्यूस किया था। ठीक हो गया, उसका नाम था डोली। मतलब एक शीप बना ली थी, एक भेड़ बना ली थी, उस भेड़ का नाम इन्होंने डोली रखा था। और ये भेड़ इन्होंने कैसे बनाई थी, अडल्ट बॉडी सेल थे। इसका क्या मतलब है, जैसा कि आपको पता है कि आपके बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो वो सेल्स होते हैं जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मुझे याद है, मैंने आपको साइड बॉक्स पढ़ाया था। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को बना रहे होते हैं, जिस तरह के मेरे स्किन सेल, मेरे लीवर सेल मेरे लीवर को बना रहे हैं, स्टमक सेल मेरे स्टमक को बना रहे हैं, ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं। दूसरे सेल्स होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्होंने गैमेट्स बनाने होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में आपको पता है स्पर्म आ जाता है, और फीमेल गैमेट में क्या आ जाता है, एग आ जाता है। ठीक हो गया, तो आपको पता है कि एक जो नया इंडिविजुअल बनता है वो इनसे बनता है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, पहले मेल गैमेट बनाया था, फिर फीमेल गैमेट बनाया था, और इन दोनों को आपस में कंबाइन करवा दिया था, और फिर हमने एक नया पूरा इंडिविजुअल बना लिया था। पहले जाइगोट बना था, और जाइगोट से फिर एक पूरा नया बच्चा बन गया था। ऐसे ही हुआ था ना। लेकिन सोमैटिक सेल से तो कभी हमने नहीं सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि क्या एक स्किन सेल से एक पूरा नया बच्चा बन जाए, ठीक है, या आपके मसल सेल से कोई नया पूरा बच्चा बन जाए, या लीवर सेल को इस्तेमाल करके एक पूरा नया इंडिविजुअल बन जाए। तो साइंटिस्ट ने यही काम किया। ये वाला जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने अडल्ट बॉडी सेल, ठीक है, अडल्ट बॉडी सेल का क्या मतलब है कि जो आपके बॉडी को सेल बना रहे होते हैं ना, सोमैटिक सेल, उनसे इन्होंने एक पूरी नई शेप बना ली। गैमेट से नहीं बनाई। नॉर्मली आम हालात में आपको पता है कि एक नया इंडिविजुअल जो होता है वो गैमेट से बनता है, जर्म सेल से बनता है, या गैमेट से बनता है। इन्होंने गैमेट से नहीं, बल्कि इन्होंने सोमैटिक सेल, बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो आम हालात में रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, उन सेल से इन्होंने क्या किया है, एक पूरी नई भेड़ बना ली। तो कितना कमाल का काम इन्होंने किया है। तो ये वो बात बताना चाह रहा है कि उन्होंने एक नई लैम्प बना ली, जिसका नाम उन्होंने डोली रखा। किन से बनाई, अडल्ट बॉडी सेल से, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनसे, गैमेट से नहीं। ठीक हो गया, ये हैरानगी वाली बात है। मतलब कि आप ये समझ लो कि आपके इस उन्होंने ये जो शीप है उसके एक इवन एक स्किन सेल लेके उससे एक नई पूरी शीप बना सकते हैं वो। ठीक हो गया, इवन मसल सेल लेके मसल का ये जो मसल्स स्किन, ये जो मेरे मसल्स लगे हुए हैं स्किन के नीचे, उन मसल से कोई एक सेल लेके उससे पूरी एक नई भी ये शीप बना सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट इन्फॉर्मेशन और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।